नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। देखिए दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है यूनिक प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के सिलेबस पर आधारित है। अभी मुख्य रूप से हमने आपके 12 फरवरी को होने वाले पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम को टारगेट किया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। इससे पहले हमने 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दी है। आज ये संभवतः तीसरा वीडियो है। इसके अलावा और भी वीडियो आएंगे। आज सुबह भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे, और अभी हमने भारतीय संविधान, इसके अलावा अर्थव्यवस्था और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्नों को लिया हुआ है। प्रश्नों की कुल संख्या 20 है और आप इनको बहुत बेहतरीन ढंग से देखिए। हो सकता है इन्हीं प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न या हो सकता है 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो दोस्तों, हम चाहते हैं ये जो आपके प्रश्न है मुख्य रूप से आपके सिलेबस के बीच के पोर्शन, यानी कि जो 40 नंबर का जीके जीएस का है वहाँ से है। हमारे विद्यार्थी वहीं पर मार खा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जो है फायदा दिलाया जाए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? अगर बात करें भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था की, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। थोड़ी डिटेल में बात करें, आज से कई साल पहले, यानी कि कुछ सैकड़ों वर्ष पहले जो है ब्रिटेन में जो है संसद की स्थापना हुई, और इसीलिए ब्रिटेन की संसद को भारतीय संसद की माँ भी कहा जाता है। इसके अलावा आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है लोकसभा के निर्वाचित जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 550। इसके अलावा बात करें दोस्तों थोड़ी डिटेल में, तो अनुच्छेद 81 के अनुसार जो है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552, लेकिन वर्तमान समय में जो है 550 है। जिसमें से क्या होता है कि लगभग जो है, अगर आपको डिटेल में थोड़ा बता दिया जाए, करीबन 530 सदस्य राज्यों से आते हैं। इसके अलावा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी कि संघ शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं। कुल मिला के 550 सदस्य हो जाते हैं। इसके अलावा आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कि मंत्री परिषद में क्या शामिल नहीं है। क्या कैबिनेट स्तर के मंत्री, या फिर राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, या स्वतंत्र प्रभार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। दरअसल होता क्या है कि जो मंत्री परिषद में जो मंत्री शामिल होते हैं उनमें प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अलावा कैबिनेट स्तर के मंत्री, इसके अलावा राज्य स्तर के मंत्री, और जो है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, और कुछ उप मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। इनकी जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है 15, जो कि 51वें संविधान संशोधन 2003 के जरिए जोड़ा गया था। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है कि जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, आप देख जो है अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? अगर बात की जाए केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल। जो है विट्ठल भाई पटेल जो है केंद्रीय विधानमंडल के पहले अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए केंद्रीय विधानमंडल की, तो इसकी स्थापना होती है सन 1921 में, और 1921 में जब इसकी स्थापना होती है तो इसके अध्यक्ष होते हैं जो कि एक अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं, जिनका नाम फ्रेडरिक वाइट होता है, यानी कि फ्रेडरिक वाइट जो इसके पहले अध्यक्ष होते हैं, और पहले भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल होते हैं, जो कि सन 1925 में इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते हैं। आइए आगे प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है जो
है संबंधित है आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात तो अनुच्छेद 75 के अंदर है। अगर थोड़ी डिटेल में बात कर दी जाए तो संविधान के अनुच्छेद 75(1) यानी कि 75 क के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। आइए और बात करते हैं अन्य प्रश्नों की। अन्य प्रश्नों में अगर अगले प्रश्न की मैं बात, वह कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया? अगर सरकारी आयोग की मैं बात करूं तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में सुझाव देने के लिए इस सरकारी आयोग का गठन किया गया था। जो है सरकारी आयोग का गठन अगर मैं बात करूं वर्ष 1983 की बात है, जब जो है रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सरकारी आयोग का गठन किया गया और इसके पश्चात इसके कुछ अन्य सदस्य थे जिसमें शिवरमन एवं SR सेन जो है इसके सदस्य थे और इस समिति ने जो है इस आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट वर्ष 1988 में जो है सौंपी थी। इसके अलावा आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर जो है 7 की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न 7 है, देखिएगा जरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया है। जो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूल संविधान के अंतर्गत, इसके अलावा संविधान के प्रावधानों से हटकर, या फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 50वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर जो है वो है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। अगर थोड़ी डिटेल में बात कर दी जाए दोस्तों तो है तो कि हुआ क्या था कि भारत में जो संविधान जो मूल संविधान था वहाँ पर उप प्रधानमंत्री का कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब बाद के समय में इसकी ज़रूरत पड़ी तो सत्ताधारी दलों ने संविधान में संशोधन करके जो है इस पद का सृजन किया। इसके पहले जो प्रधानमंत्री बने थे भारत के वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है न्यायपालिका, प्रश्न है जो है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अगर उच्चतम न्यायालय की मैं बात करूं सुश्री M फातिमा बीबी जो थी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो पहली महिला न्यायाधीश थी। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की जो थी लीला सेठ थी, जो कि हिमाचल उच्च न्यायालय की थी। इसके अलावा और बात की जाए जो फातिमा बीबी के बारे में तो 6 अक्टूबर 1989 से लेके जो है 29 अप्रैल जो है 1992 तक ये न्यायाधीश के रूप में काम किए। इसके अलावा वर्ष 1993 की अगर मैं बात करूं तो 1993 में क्या होता है, फातिमा बीवी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार की सदस्य बनती है। जो मानवाधिकार आयोग था उसकी सदस्य ये 1993 में बनती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन से लेके ये प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? अगर सबसे बड़े की बात करी जाए तो लद्दाख संघ शासित क्षेत्र सबसे बड़ा जो है संसदीय क्षेत्र है वर्तमान में। इसके अलावा और बात की जाए तो लद्दाख जो है सबसे बड़ा और ये क्षेत्रफल के उसमें है। और अगर देखा जाए जनसंख्या के आधार पर तो चांदनी चौक दिल्ली वाला क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसके अलावा आइए और प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आशय। विकेंद्रीकरण से आशय यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आशय जो है वो होता है स्थानीय सरकार से। अगर थोड़ी डिटेल में बात कर दी जाए तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय जो है स्थानीय सरकार से होता है। अगर इसकी स्थापना जो है स्थानीय सरकार के लिए ही की जाती है, जहां स्थानीय विषयों से संबंधित निर्णय
जो है स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की जा सकती है। इसके अलावा आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 थोड़ा सा इसको अच्छे से, प्रश्न है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? अगर बात की जाए तो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1948 में। थोड़ी डिटेल में बात की जाए तो 6 अप्रैल 1948 को उस समय के तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय इसकी घोषणा की थी। इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 12 की बात कर 12 प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अर्थव्यवस्था के यहाँ पर कुल हो गया, जबकि यहाँ पर कोर होना चाहिए, तो कोर आप लोग याद रखें, कोर। तो अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? अगर अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत मैं बात करूं, वहां मुख्य रूप से जो है 7 से 8 प्रकार के उद्योगों को रखा गया है, जिसमें लौह इस्पात को रखा गया है, इसके अलावा इस्पात को रखा गया है, उर्वरक को रखा गया है, इसके अलावा प्राकृतिक गैस, सीमेंट उद्योग, रिफाइनरी उत्पादन, इसके अलावा उर्वरक और भी कई सारी चीज़ों को रखा गया है। और लेकिन परिवहन इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो इसका उत्तर परिवहन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 13, ये जनजातियों से संबंधित है। प्रश्न है चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है? अगर चेंचू जनजाति की मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में निवास करती है। थोड़ी डिटेल में बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के जो है नल्ला मल्ला पहाड़ी यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में यह निवास करती है। नल्ला मल्ला पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। इसके अलावा ये क्षेत्र जो है केरल के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस जनजाति की एक विशेषता है, यह जो है विधवा विवाह को बहुत महत्व देते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14वां प्रश्न है, आप अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति की मैं बात करूं तो वो गद्दी जनजाति है। अगर बात की जाए तो थोड़ी डिटेल में बात की जाए तो ये हिमाचल के चंबा एवं कांगड़ा ब्लॉक में, जो चंबा एवं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पाए जाते हैं। कांगड़ा एवं चंबा इस क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रमुख जनजाति है। इसके अलावा इनकी और बात की जाए तो ये गढ़वा शासकों को अपना वंशज मानते हैं। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर और जनजाति की बात की जाए तो यहाँ पर गद्दी के अलावा जो है गुज्जर, इसके अलावा लद्दाखी, इसके अलावा लोहारी, इसके अलावा बकरवाला और बारी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है ज्योग्राफी का है, ये प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? अगर पेट्रोलॉजी की मैं बात करूं तो ये चट्टानों के अध्ययन से होता है। अगर थोड़ी डिटेल में बात की जाए तो पेट्रोलॉजी जो है जियोलॉजी की एक शाखा है। इसके अंतर्गत जो है चट्टानों की उत्पत्ति, इसके अलावा उनके संगठन की, उनके वितरण की एवं उनके संरचना का जो है अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। 16 प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट। 16 प्रश्न है कुडगी वन्यजीव बिहार किस राज्य में है? अगर कुडगी वन्यजीव बिहार की मैं बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात की जाए थोड़ी डिटेल में तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अवस्थित है। यहाँ पर जो है हिमाचल में इसके अलावा और भी 5 और राष्ट्रीय उद्यान है। कुल मिला के हिमाचल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें पहला है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इसके अलावा पिन घाटी नेशनल पार्क, इसके अलावा इंद्र किला नेशनल पार्क, इसके अलावा खीर गंगा नेशनल पार्क, इसके अलावा सिलबड़ा नेशनल पार्क और इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कुडकी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा और बात करते हैं 17वें प्रश्न की। प्रश्न है ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है। तो ऊपरी जो
ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है वहाँ पर पाया जाता है मुख्य रूप से पेट्रोलियम। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करूं, मुख्य रूप से आपने ज़रूर सुना होगा जो है ऊपरी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मुख्य रूप से असम में बहती है। और असम में आप जानते हैं तेल रिफाइनरी का सबसे पुराना कारखाना डिगबोई है, और डिगबोई में ही पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऊपरी जो है ब्रह्मपुत्र घाटी का पेट्रोलियम। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भोटिया जनजातियों से संबंधित है, तो हम बात कर। दोस्तों प्रश्न है, कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? दरअसल भूटिया लिखा गया है, इसका उत्तर होगा भोटिया। तो भोटिया जनजाति में ऋतु प्रवास पाया जाता है। अगर थोड़ी सी डिटेल में बात कर दी जाए तो जो होता है भोटियाओं को जो है, इन्हें जो है तिब्बत के अंतर्गत जो है दलाई लामा में जो है लहासा फोबियन इन नामों से, इन भाषाओं से पुकारा जाता है। और भोटियाओं की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 19 जो आप आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यह है गोरो, खासी और जयंती जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अगर बात की जाए तो मेघालय में गोरा, खासी और जयंती जनजातियाँ पाई जाती है। यहाँ पर ये नामक पहाड़ियाँ भी हैं। और जो है बात की जाए इसके अलावा तो यहाँ पर कुकी एवं लाहौसी भी प्रमुख जनजाति है जो कि मणिपुर की है। मेघालय की जो गोरो, खासी, जयंतिया प्रमुख जनजाति है। यहाँ पर इस तरह के पहाड़ियाँ भी हैं इसी नाम की। आइए बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। अगर मैं बात करूं, प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मंगल पांडे ने सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से की थी? अगर बात की जाए तो मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी बैरकपुर से। बात की जाए, बात है 29 मार्च 1857 की, जो कि 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने जो है चर्बी युक्त जो कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। लेकिन उसके उच्च अधिकारी जो लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरोज ने जो है इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। यानी कि मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट जो है बाग की और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरोज की हत्या कर दी। और 8 अप्रैल 1857 को एक सैन्य क्रांति दल ने यह निर्णय लिया कि जिसमें मंगल पांडे को फांसी की सजा होनी थी। लेकिन मंगल पांडे ने उस समय तत्कालीन गाजीपुर में, जो आज का वर्तमान में बलिया वाला क्षेत्र है, ये वहाँ के रहने वाले थे। इन्होंने जो है बैरकपुर से 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी थी। और दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जो है आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। देखिए दोस्तों, शेयर, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं आप। इनसे हमारा क्या होता है कि मोटिवेशन बढ़ता है और हम बेहतर प्रश्नों को लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।